अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका हौसला बुलंद है तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडुटेरिया आरके। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इतिहास के इंपॉर्टेंट पार्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और इसका पहला चैप्टर होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। यह पहला चैप्टर है या भारत पर सफल इस्लाम आक्रमण। इस जो है देखेंगे कि ये आक्रमण कैसे सफल हुआ, इनकी रणनीति क्या थी और इनके भारत आने के परिणाम क्या हुए या इसका नतीजा भारत को क्या देना पड़ा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इनके बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस्लाम कौन है या मुस्लिम कौन है और इनके संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, बात करेंगे इस्लाम धर्म का उदय। ये हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट है और इस्लाम धर्म के उदय की बात करें तो इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। जानते होंगे आप, इनके हजरत मोहम्मद साहब हैं इनके संस्थापक। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ तो 570 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? मक्का में हुआ। 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ। और मक्का कहां पर है तो मक्का सऊदी अरब में है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है और इसी कारण यह मक्का जो है इनके जन्म के कारण, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के कारण ही मुस्लिम अनुयायियों का यह पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, इनके पिता थे अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनकी माता अमीना। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी को एक गुफा में हुई और उस गुफा का नाम था हीरा। हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, याद कर सकते हैं आप कोरिलेट करके, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी ऐसे ही सारे लोगों को गुफाओं में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार गुफा में ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को। अगर बात करें हिजरी संवत, आपने सुना होगा हिजरी संवत कब से शुरू हुआ तो 24 सितंबर 622 ईस्वी से शुरू हुआ हिजरी संवत। 24 सितंबर 622 ईस्वी से। और यह हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी तो हिजरी, ऐसा माना जाता है कि जब ये पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा के लिए निकले तो वह तिथि यही थी 24 सितंबर 622 ईस्वी। और इसी तिथि से एक नए कैलेंडर की मुस्लिम धर्म में शुरुआत होती है जिसका नाम होता है हिजरी संवत। अगला पॉइंट है, इनकी पुत्री का नाम क्या था तो पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद थे अली। दामाद का नाम अली था, पुत्री फातिमा। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी को मदीना में ही हुई। आपने देखा कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को यह मदीना चले गए थे और उसके बाद 632 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु मदीना में हुई। पवित्र ग्रंथ क्या है मुस्लिम धर्म का तो कुरान है। कुरान पवित्र ग्रंथ है। और उत्तराधिकारी मुस्लिम धर्म का कौन बना तो जो उत्तराधिकारी था उसे खलीफा कहा जाता था। मुस्लिम धर्म में जो हजरत मोहम्मद साहब के बाद का जो उत्तराधिकारी बना इनका, उसे खलीफा कहा जाता था। खलीफा नाम दिया गया जो बाद में बहुत ही प्रचलित हुआ। शुरू में तो यह धर्म मतलब एक धर्म का राजनेता था या धर्म गुरु के रूप में विख्यात हुआ, लेकिन बाद में यह देखते ही देखते कुछ ही समय में यह राजनीतिक स्थितियों में भी हस्तक्षेप करके और राजनीति में सर्वोच्च सत्ता भी इसने प्राप्त की। दोस्तों, इस खलीफा पद के लिए आपने देखा भी होगा कि बाद में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। जैसे यहां तक यह स्थिति आ जाती है कि इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है और वह सिर्फ इसीलिए कि खलीफा पद के लिए। इसमें दो जो अलग अलग बनते हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी दो भागों में डिवाइड हो जाता है मुस्लिम संप्रदाय। और खलीफा जो खलीफा पद था इसमें शिया लोग जो थे वह शिया मांग करते थे कि इनका दामाद हजरत मोहम्मद साहब का दामाद अली खलीफा बने। लेकिन जो सुन्नी लोग थे यह कहते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि खलीफा इनका दामाद ही बने, कोई भी योग्य व्यक्ति दामाद बन सकता है। तो दोस्तों, यह था इनका बैकग्राउंड। थोड़ा सा इससे भी जरूर जानकारी रखें क्योंकि इसमें कई सारी बातें पूछी जाती हैं। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म पूछा जाता है एग्जाम में और हिजरी संवत की शुरुआत भी पूछी जाती है। एक आध प्रश्न जगह पे यह भी पूछा गया इनकी ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई तो हीरा नामक गुफा में हुई, नोट कर सकते हैं आप।
और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, इनका दामाद भी पूछा जाता है, और पवित्र ग्रंथ और उत्तराधिकारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस्लाम धर्म का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो वह पहला सफल मुस्लिम आक्रमण क्या था। पहला पॉइंट है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस समय थोड़ी स्थिति इधर देख लेते हैं इस मैप के माध्यम से। यह हमारे इंडिया का मैप है, हालांकि उस समय यह वर्तमान स्थिति का मैप है और हो सकता है कि थोड़ा सही से बना ना हो, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही है। यह वर्तमान स्थिति है, लेकिन उस समय जिसका सीमा विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का था, और इधर जो था इस साइड था अरब क्षेत्र। अरब क्षेत्र था, ये जो मुस्लिम संप्रदाय था ये थोड़े ही क्षेत्र में था, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अपना साम्राज्य बढ़ाते चले गए, और साम्राज्य बढ़ाते हुए ये भारत की ओर बढ़ाते हैं। तो 712 ईस्वी में जब यह आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, इसी रास्ते थे, क्योंकि देखिए इंडिया में आक्रमण करने का एकमात्र यही रास्ता ही था। बाकी आप देख रहे हैं कि इस चारों तरफ समुद्र है, और यह स्थिति थी यह हिमालय की स्थिति थी। इस क्षेत्र में हिमालय था, हिमालय इधर से घिरा हुआ था, और यह रास्ता बहुत ही साफ सुथरा था इंडिया में प्रवेश करने का, आक्रमण करने का। तो ऐसी स्थिति में कई बार आक्रमण हुए, लेकिन वह सफल नहीं हुए। हालांकि हम इससे पहले भी आक्रमण हुए 712 से पहले, लेकिन हम 712 को ही क्यों याद रखते हैं, और इसमें डेट में भी कुछ मतभेद है, जैसे कहीं पर 711 मिलेगा, कहीं पर 712 मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर दो बातें होती हैं, एक तो बीडी महाजन के अनुसार 711 माना गया है, हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 माना गया है। लेकिन इसका मतलब क्या था कि 711 ईस्वी में एक शख्स थे, आइए इसके माध्यम से समझाते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। यह पहला सफल, यहां पर सफल शब्द आ रहा है, तो सफल मुस्लिम आक्रमण था जो 712 ईस्वी में हुआ, लेकिन इससे पहले जरूर असफल हुए होंगे, तभी यह सफल का शब्द आया है। तो दूसरा पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व, इससे पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक दल भेजा गया, परंतु वह असफल हुआ। जी हाँ, यह असफल सिद्ध हुआ उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले कौन सा अरब या किसके नेतृत्व में एक अरब दल भारत आया था, किंतु वह पराजित हो चुका था, तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आया था, और यह असफल सिद्ध हुआ था। यह 711 में वो आया था। उसके बाद 712 में आया जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में, और यह सक्सेस हुआ। अगला पॉइंट, कासिम को यानी मोहम्मद बिन कासिम को इराक के हाकिम अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यह भी प्रश्न बनता है कि जो हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था, यानी मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए, तो हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था, और इराक के थे। और अगला पॉइंट, अरबों ने कठिन संघर्ष के बाद 712 में विजय पाली। 712 में ये विजय हो चुके थे, और उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। यह इंपॉर्टेंट है कि जब पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है, उस समय सिंध पर किसका शासन था, तो दाहिर का शासन था। यह एक हिंदू ब्राह्मण शासक था, और यह किसका पुत्र था, तो यह प्रसिद्ध शासक चच का पुत्र था। और अगला, यह समस्त जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, जो ये सारी बातें हैं इसका स्रोत है चचनामा। चचनामा ग्रंथ है। यह पूछा जाता है कि जो सिंध पर आक्रमण था, सिंध विजय का विवरण किस किस ग्रंथ में मिलता है, तो चचनामा में मिलता है। और यह चचनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है चचनामा। और इसके परिणाम की भी बात करेंगे। परिणाम, इस जो मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आक्रमण करता है, कुछ इनका उद्देश्य दोस्तों क्या था, बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या था। कि इनका उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम का जो था, यह भारत पर जब आक्रमण कर रहा था, उस समय इनका आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि यह भारत से धन लूट कर ले जाएंगे, और धन लूटने के अलावा यह अपने
मतलब अपने जो इस्लाम धर्म था इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और इसके अलावा इन्होंने एक टैक्स भी लगाया था, जजिया टैक्स। यहां पर एक जजिया टैक्स लगाया था और देखा कि आपने मुस्लिमों ने ही सबसे पहले लगाया था। और जजिया टैक्स के बारे में आपको पता होगा कि ये जजिया टैक्स कौन देते थे, तो ये गैर मुस्लिम लोग देते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे या मुस्लिम धर्म को जो नहीं स्वीकार करते थे उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था। और इसके परिणाम हुए ये कि खजूर, ऊंट पालन शासकों का आवागमन, ये 3 पॉइंट आप देख रहे होंगे। तो खजूर दोस्तों, जो आपको पता है कि जब ये अरब क्षेत्र से आए थे तो वहां अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है, वहां पर खजूर की खेती होती है और ऊंट पाले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये हमारे भारत पर आक्रमण किए थे, भारत पे कुछ दिन शासन भी किया और कुछ दिन लूटपाट करके चले गए, तो ऐसी स्थिति में ये जो है खजूर की खेती भारत में लाने का श्रेय अरबों को दिया जाता है और ये यहीं से माना जाता है। और ऊंट पालन भी अरबों की ही देन है, अरब ही दे गए। लेकिन इसके पीछे एक और भी निगेटिव पॉइंट है, जो है शासकों का आवागमन। जब यहां से मोहम्मद बिन कासिम काफी सामान लूट कर ले जाता है इंडिया से, तो आगे जो है काफी मूड चेंज हो जाते हैं अगले शासकों के, जो भारत पर लगातार आते रहते हैं। इसका जो है आप देख सकते हैं उदाहरण कि आगे देखेंगे कि मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जैसे शासक भारत पर बाद में इसी को जो है मार्गदर्शक मानकर भारत पर एंट्री करते हैं। तो दोस्तों ये थी इससे मेन पॉइंट। आप एक आध बार इसका रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे मेन बेसिक बातें थी जो आप जान सकें। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और इससे यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है तो जरूर कुछ ना कुछ इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह गारंटी है कि अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही 2-4 पॉइंट ही इनसे बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन एक आध बार रिविजन करेंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा। जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, जो अगला एपिसोड होगा, उसमें इससे पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। मतलब कि जैसे जिन एग्जामों में भी इससे बनने वाले सभी प्रश्न पूछे गए इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।